everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, I have already started the chapter The Skin. Today I am here with the chapter The Skin Part 3. So, what are we waiting for? Get ready with your paper and pen and let's start. Students, हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में पढ़ा. उसके अंदर हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ स्किन दो में है, एक है स्किन प्रॉपर एंड सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ स्किन. एंड स्किन प्रॉपर को हमने डिटेल में पढ़ा, राइट? द एपिडर्मिस, डर्मिस, इफ यू रिमेंबर we have studied about skin proper. So today I'm here with the portion derivatives of the skin. Okay, so if we talk about the derivatives of skin, we will subdivide them into 5: hair, nails, sebaceous gland, sweat gland and mammary gland. Don't worry, we are going to study about each and every one in detail, starting with the hair. Students, the hair we can divide into 3 parts. The first is the hair shaft, the second is the hair root and the third is the hair bulb. Here in this image you can see the hair shaft. बच्चों, ये जो स्किन से बाहर दिख रहा है निकला हुआ, इसको हम बोल देंगे hair shaft. Okay? उसके नीचे का जो पार्ट है that we can call it as hair root. एंड जो सबसे नीचे ऐसे बल्ब शेप में है, दिस इज द हेयर बल्ब. हम हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द हेयर शाफ्ट. हेयर शाफ्ट इज द विजिबल पार्ट, ओके, जो हमको स्किन के बाहर दिखेगा, निकला हुआ, प्रोजेक्टेड आउट दिखेगा. सो इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द हेयर विच प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द स्किन. और ये अगर हम अंदर की तरफ देखेंगे तो इट विल स्लाइटली एक्सटेंड्स बिलो द एपिडर्मिस ऑल्सो. वी हैव स्टडीड अबाउट एपिडर्मिस एंड डर्मिस, राइट? रिमेंबर? सो द हेयर शाफ्ट विल एक्सटेंड स्लाइटली बिलो द एपिडर्मिस. ये हमारा एपिडर्मिस है. सो इस एपिडर्मिस के थोड़ा सा नीचे तक आएगा हमारा हेयर शाफ्ट. देन we can see the hair of our skin is not arranged vertically. Yes, they are arranged obliquely. Okay, slanting में है ना, हमारे जो बॉडी में जो हेयर है, they are slanting, right? Obliquely arranged है. So the hair shaft is arranged obliquely on our skin. So this was all about hair shaft. Coming back to the second part, that is the hair root. So the hair root, एज आई टोल्ड यू, उसका सेकेंड पार्ट है. हेयर का सेकेंड पार्ट हमारा हेयर रूट है. ये पूरी तरीके से एम्बेडेड रहेगा डर्मिस में. ओके, द सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन, दैट इज द डर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे जो स्किन आती है, जो लेयर आती है, दैट इज डर्मिस, राइट? सो जो हेयर रूट रहेगा वो डर्मिस के अंदर एम्बेडेड रहेगा. एंड द रूट विल वाइडन इनटू अ राउंड बल्ब. मतलब नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो वो रूट नीचे आके ऐसा गोल सा बल्ब शेप लेगी. ओके, और उसी बल्ब शेप को हम थर्ड पार्ट बोलेंगे हमारा, दैट इज द हेयर बल्ब. तो हेयर रूट कहाँ पे है? इट इज एम्बेडेड इन द डर्मिस. और नीचे देखेंगे तो इट विल वाइडन इनटू अ बल्ब शेप. ओके, नाउ दिस hair root is surrounded by a thin sheet of epithelium and connective tissue. ये जो है ये कवर्ड रहेगी एक पतली सी शीट से. किससे बनी है वो शीट? एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है. और उसी शीट को, जिससे ये कवर्ड है, जो हमारा हेयर रूट कवर्ड है, उस शीट को हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल. ओके, जो कि कवर करेगा. ये रेड कलर का आपको दिख रहा है. सो इट इज कवरिंग द हेयर रूट. ओके, एंड यहीं पे बच्चों हमारा क्या प्रेजेंट है? मेलानिन प्रोड्यूसिंग पिगमेंट प्रेजेंट है. ओके, इसी फॉलिकल वॉल में, इसी हेयर फॉलिकल में मेलानिन प्रोड्यूस करने वाला पिगमेंट प्रेजेंट रहता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट हेयर रूट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द हेयर, दैट इज द हेयर बल्ब. It contains a projection of dermis called papillae with capillary blood supply. What does it mean, students? If you see in this image, you can see here the epidermis. The dermis is projected, right? So dermis का projection को जो लेके आता है हमारा bulb साथ में, उसको हम बोलते हैं papillae. और if you closely see this, it is richly supplied with the blood supply. Okay, so the hair papillae
supplies the hair root with the blood circulation. Okay, so what is hair bulb, student? हेयर बल्ब हमारे हेयर का जो थर्ड पार्ट है उसको हम हेयर बल्ब बोलते हैं. ओके, बल्ब की शेप का है और ये अपने साथ में डर्मिस का प्रोजेक्शन लेके आएगा नीचे. ओके, ऐसे प्रोजेक्टिंग रहेगा डर्मिस और उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं पैपिले. और पूरी तरीके से ये हेयर का जो पैपिले है वो रिचली सप्लाइड रहता है ब्लड से. ओके, so here you can see in this picture how they are richly supplied. You can see the blood supply here. So the hair papillae are supplied with the blood, and this is going to, the hair papillae are going to supply blood to the root hair. So this was all about the three parts of the hair. नाउ हमें पता है हमारे बाल ग्रो होते हैं, लंबे होते हैं. यस, सो विच आर द पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ द हेयर? सो इट इज द हेयर बल्ब एंड द हेयर फॉलिकल. जो हेयर बल्ब है हमने पढ़ा थर्ड पार्ट, नीचे का ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ द हेयर क्ले. इसके अलावा जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था रूट हेयर, उसके बाहर का जो हमने कवरिंग पढ़ा था दैट इज द हेयर फॉलिकल. वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ द हेयर के लिए. वी नो the hair in human beings are continuously lost, yes or no, and they are again and again regrown. The hair is present in many parts of our body, right? Over the head, then in the chest, also in the armpit. So जो ड्यूरेशन है इनका, ओके, ये गिरेंगे रीग्रो होंगे तो इनका जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है. ओके, स्कैल्प हेयर 2 to 5 years में रीग्रो होते हैं. देन आईब्रोज, आई लैशेज, इन सब का अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ रीग्रोथ है. ओके, so this will help the hair, the human hair will also help in the forensic investigations. Okay, for crime detection. hair अगर मिलता है, आप लोगों ने मूवीज में या टीवीज में देखा होगा. ओके, सो ये जो हेयर है उससे हमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में पता चलती है कि किसका हेयर है, कौन से पार्ट का हेयर है. सो दिस हेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेंसिक investigation for crime detection. So as I told you कि हमारी बॉडी में हेयर बहुत सारी जगह प्रेजेंट है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द आईलिड्स एंड द नोज, हमको पता है हेयर प्रेजेंट है आई लैशेस में, हमारे नोज के अंदर भी स्मॉल स्मॉल हेयर प्रेजेंट है. सो ये हेयर का काम क्या होता है, ये जो हेयर प्रेजेंट है ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में अंदर आने नहीं देते हैं. सो दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल्स इन आवर बॉडी. अंडरस्टूड? Now we will talk about a phenomenon that we all would have experienced. Okay, it is called as the goose flesh. Mostly during the winters और कुछ emotions के वजह से भी ये goose bumps बोलते हैं या goose flesh बोलते हैं, वो हमारी स्किन में होता है, हमारे हेयर में टेक प्लेस होता है. ओके, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं, पहली बात तो इसका जो साइंटिफिक टर्म अगर हम यूज करेंगे इट इज कॉल्ड एज पाइलो इरेक्शन. पाइलो मीन्स हेयर. ओके, सो इट इज कॉल्ड पाइलो इरेक्शन. इसमें क्या होता है, जो हेयर के नीचे की जो स्किन है, जो लेयर है, वो क्या होती है, हमारी स्किन कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैसी दिखती है, रिंकल्ड दिखती है. ओके, इन दिस इमेज यू कैन सी द स्किन इज रिंकल्ड. Okay, it is contracted. And why is this contraction happening? This is done by the muscle called as erector. Okay, the muscle is present between the hair follicle and the outer part of the dermis. In this image you can see here, this is the muscle I am talking about, that is the erector muscle. Okay, so ये erector muscle क्या होती है, contract करती है. ओके, सो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये क्या करती है, हेयर के वन एंड को पुल करती है, एक साइड से हेयर को पुल करती है, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मली पोजीशन क्या है हेयर का, इट इज ऑब्लिकली, राइट. ये ऑब्लिक से क्या हो जाता है, वर्टिकल पोजीशन में हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, हमारे वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं हेयर. ओके, सो इसको हम बोलते हैं पाइलो इरेक्शन. और ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द इरेक्टर मसल विच इज प्रेजेंट between the hair follicle and the outer part of the dermis. Understood? So इसकी वजह से क्या होगा students, it will pull the hair in the vertical position. I hope you have understood
how this goose flesh is occurring or how this piloerection is taking place in our body. This happens during winter, or it can occur during some certain emotions. Okay, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई हॉरर स्टोरी सुना रहा है या कुछ ऐसे सस्पिशियस सुना रहा है, तो इवन दैट टाइम ऑल्सो गूज फ्लैश टेक्स प्लेस. One more very important function of hair is that the hair will provide the sensation of touch. Here in this picture you can see the nerve fibers are present here, right? The nerve fibers are extended up to their bases. Here are the nerve fibers which will provide the sensation of touch. So this complete the first derivative of the skin, that is the hair. Now coming to the second derivative of the skin, that is the nail. So students, हमारे nails कैसे हैं? एक प्लेट की तरह है ना? They are hard, so they are made up of keratinous plate. Okay, so it is a hardened keratinous plate like structure which grow as a dead cell from the nail root. Okay, ये कहाँ से grow हो रहे हैं? They are growing from the nail root. So for understanding this, let's see what are the different parts of a nail. The very first part is the plate. Okay, so जो plate क्या है बच्चों? ये जो हमारा कड़क हार्ड पार्ट जो हमको दिखता है वो प्लेट है. ओके, उसके नीचे का जो पार्ट है नेल को, अगर कभी कभी नेल निकल जाता है देखो, तो क्या एक्सपोज हो जाता है? हमारा नेल बेड एक्सपोज हो जाता है. तो दैट इज द नेल बेड. और थर्ड पार्ट क्या है हमारा? द थर्ड पार्ट है मैट्रिक्स. ओके, जो ये स्किन से जॉइंट है ना, एकदम कभी कभी हाफ मून की तरह दिखता है वाइट कलर का, दैट इज द मैट्रिक्स. So let's see each and every part in detail. The very first part is the plate. As I told you, plate is the outer part, okay, which is the hard part. This is the hard part and this is the plate, okay. And ये किससे बना है बच्चों? ये डेड कैराटिनाइज्ड सेल से बना है. कैराटिन सुना है? वही सेल जो है ना, जो डेड हो गए हैं, उनसे बनता है हमारा हार्ड प्लेट. ओके, बाहर का. द सेकेंड पार्ट इज द बेड रूट, जिसके ऊपर ये हार्ड प्लेट चिपका हुआ है. ओके, कभी कभी एक्सपोज हो जाता है अगर नेल, कभी जैसे कि खेलते खेलते कभी मोस्टली जो ग्रेटर टो रहता है, जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं या फिर जो भी गेम्स खेलते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लेट रहता है वो निकल जाता है और नेल बेड एक्सपोज हो जाता है. ओके, सो इट इज लाइंग बिलो दिस नेल प्लेट. So these two parts is, first is the plate and second is the bed root. The third part is the matrix. It is below the skin surface. जहाँ पे हमारी skin आती है, okay, उधर आता है हमारा matrix, जो कि third part है. We can see it as a half moon. You can see here this white color. So it appears as a half moon at the base of the nail. इसका काम क्या है बच्चों? It will प्रोड्यूस द न्यू सेल्स ऑन मैचुरेशन. ओके, जैसे ही सेल मेच्योर होने लगते हैं तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द न्यू सेल्स. ओके, जो पुराने सेल्स है वो मेच्योर हो जाएंगे तो ये नया सेल बनाना शुरू कर देगा. और जो पुराने सेल है आफ्टर मैच्योरेशन के बाद क्या होते हैं, वो मर जाएंगे ना. सो इट विल पुश आउट द ओल्डर सेल्स. यहाँ से वो पुराने सेल्स को जो डेड हो जाएंगे धीरे धीरे मेच्योर होने के बाद, उनको वो बाहर की तरफ भेजेगा. ओके, और इसी की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारा नेल ग्रो होता है. ओके, डेड सेल किधर आते हैं? नेल प्लेट पे आते हैं ना. तो यही डेड सेल्स कौन भेज रहा है? ये भेज रहा है हमारा मैट्रिक्स. वो नए सेल बनाता रहेगा और जो सेल मेच्योर हो जाएंगे, जो बुढ़े हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे और धीरे धीरे जो मरने वाले सेल्स हैं उनको वो ऊपर की तरफ भेजेगा टुवर्ड्स द टिप ऑफ द नेल. दिस विल कॉज द ग्रोथ ऑफ अ नेल. I hope you have understood all the three parts of the nail, the plate, bed and the matrix. Now coming to the third derivative of the skin is the sebaceous glands. Okay, so sebaceous gland क्या है बच्चों? They are the branch gland and it will open into the hair follicle. I hope you remember where is the hair follicle. Yes, hair follicle is nothing but it is the covering of the root hair. And it contains a pigment that will produce melanin. Remember ना, अभी पढ़ाया ना, जस्ट याद रखना है बच्चों. जो भी पढ़ा रही हूँ वो याद रखना है क्योंकि तभी आगे का समझ में आएगा.
ओके कभी भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए फंक्शन समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे, और ये बॉडी हर एक पार्ट दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है। ओके सो आपको भूलना नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू कि जो फॉलिकल है वो किधर प्रेजेंट है, हेयर रूट के कवरिंग में प्रेजेंट है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि प्रोड्यूस करता है हमारे मेलानिन सेल को। ओके तो ये जो सिबेशियस ग्लैंड है ये एक तरह के ब्रांच ग्लैंड्स हैं जो कि ओपन होते हैं हेयर फॉलिकल में, और क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सीबम। ओके विच इज एन ऑयली सिक्रीशन। ये सीबम प्रोड्यूस करेंगे और ये हमारे हेयर और स्किन को ऑयली और वाटरप्रूफ बनाते हैं। ओके जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एपिडर्मिस सपल रहेगा एंड हमारी बॉडी से किसी भी तरह का मॉइस्चर लॉस नहीं होएगा। ड्यू टू इवेपोरेशन क्या होता है, हमारी बॉडी से मॉइस्चर लॉस होता है, बट ड्यू टू द हेल्प ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड दे आर प्रोड्यूसिंग ऑयल। ओके सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई भी ऑयली सरफेस से इवेपोरेशन कम होता है, यस और नो, पता है ना ये। अगर हम अपने बॉडी में लोशन लगा लेंगे, क्रीम लगा लेंगे, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमारी बॉडी में नेचुरल मॉइस्चराइजर दिया है बॉडी में, क्या है वो, सेबेशियस ग्लैंड। ये क्या कर रहे हैं, ये स्किन में हमारे स्किन और हेयर को वाटरप्रूफ बना रहे, ऑयली बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एपिडर्मिस सपल रहेगा और किसी भी तरह का मॉइस्चर हमारी लॉस से एक्सेस अमाउंट में लॉस नहीं होगा ड्यू टू इवेपोरेशन। सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। बट हमको पता है किसी किसी की ऑयली स्किन होती है, हम बोलते हैं बहुत ऑयली स्किन है ना, थोड़ा सा भी फेस वॉश करेंगे फिर भी ऑयली रहेगा। तो ये क्यों होता है, अभी ये तो हमको पता चल गया कि सीबम कहाँ से आ रहा है। ओके सेबेशियस ग्लैंड हमको सीबम दे रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके सो विल टॉक अबाउट सम कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेबेशियस ग्लैंड। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज द पिंपल्स। ओके अभी पिंपल्स क्या है बच्चों, ये जो सीबम है ना वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है, एक जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, और उसमें क्या हो जा रहा है, बैक्टीरिया ग्रो होने लग जा रहा है। ओके क्योंकि सीबम क्या करता है, इट एक्ट एज अ न्यूट्रिशन फॉर द बैक्टीरिया। ओके तो बैक्टीरिया उधर ग्रो होता है अच्छे से और इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन में ऐसा बॉइल्स और पिंपल हमको देखने को मिलते हैं। ओके पिंपल्स इज नथिंग बट इट इज दी सीबम एक्यूमुलेशन। वहां पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है जो कि हमारे स्किन में बॉल्स और पिंपल को फॉर्म कर रहा है। ओके सो दिस इज अ वन वेरी कॉमन प्रॉब्लम। देन द सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम वी हैव सीन इज द एक्ने। ओके तो मेनली एडोलेसेंट में हमको देखने को मिलता है, आप जैसे बच्चों में हमको देखने को मिलेगा जो अराउंड 13 ईयर्स के अबव हैं। ओके इसमें क्या होता है बच्चों, जो सेबेशियस ग्लैंड है वो ही इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अभी ये मैम इन्फ्लेम्ड क्यों होता है, ये इन्फ्लेम्ड ना ड्यू टू सम हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस मतलब जैसे ये बच्चा प्यूबर्टी में आता है, जैसे ही बच्चा ग्रो होता है तो उसमें बहुत ह्यूमन हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ओके सो दे आर ग्रोइंग, दे आर मेच्योरिंग। सो उस हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से, उस चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में जो सेबेशियस ग्लैंड है वो धीरे धीरे अडेप्ट होने में टाइम लगाते हैं। ओके सो दे गेट इन्फ्लेम्ड। So this is one of the very common problem that we have seen in adolescent age. Okay, so here in this picture you can see the sebaceous gland is inflamed और वो acne की तरह हमको दिखता है। Now the third common problem we will talk about is the blackheads. Okay, ये blackheads में क्या होगा बच्चों, अभी जो ये ओपन पोर है जो हमारे बॉडी में, हमारी स्किन में पोर्स है, राइट, होल्स है ना छोटे 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 स्किन में। सो ये जो ओपन पोर है हमारे स्किन में कभी कभी क्लॉग हो जाते हैं, पूरी तरह से ढक जाते हैं, किससे, विद डेड स्किन सेल्स और सीबम। इन दोनों से ये जो पोर है वो क्लॉग हो जाते हैं, भर जाते हैं। ओके अच्छे से फेस वॉश नहीं कर रहे हैं या फिर कभी स्क्रबिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये जो ओपन पोर्स हैं वो डेड स्किन सेल से और सीबम से पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं। और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर से, ओके क्योंकि ये ब्लॉक हो गए, और जब वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनमें बिकॉज ऑफ द एयर, हवा तो है ना, तो उसकी वजह से ये ब्लैक अपीयर करने लगते हैं। ओके तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ब्लैक हेड। ओके बिकॉज दे अपीयर ब्लैक, ब्लैक की तरह उनका हेड, उनका सर क्या ब्लैक की तरह दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं।
सो वी आर कॉलिंग इट एज ब्लैक हेड्स. ओके, ये क्या है, ये सिर्फ ओपन पोर्स है जो हमारी स्किन में है, वो क्या हो जा रहे हैं, क्लॉग हो जा रहे हैं, ढक जा रहे हैं हमारे डेड स्किन सेल से और सीबम से. तो उसका क्या इलाज है, हम लोग उसको स्क्रबिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से जो ये ओपन पोर है वो क्लॉग ना हो. ओके, स्पेशली टू ऑन दी नोज. सो दीज वर द few common problems that is related to our sebaceous gland. Okay students, now coming to the fourth derivative of the skin, that is the sweat gland. अभी sweat gland हमें पता है क्या secrete करेंगे, yes sweat secrete करेंगे obviously. So अब पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे. It is a simple coiled tube. You can see here in this image, ये coiled दिख रहा है आपको, यही हमारा क्या है बच्चों, this is our sweat gland. Okay students, so it have a deeper secretory part जहाँ से secretion होएगा, और दूसरा है excretory part जहाँ से वो excrete करेगा, निकालेगा. एक तो सिक्रीशन का काम करेगा और दूसरा निकालने का काम करेगा. दो पार्ट्स है हमारे स्वेट ग्लैंड के. ओके, और जहाँ पे हम देखेंगे ये जो एक्सक्रीटरी पार्ट है इसमें पोर्स हैं. ओके, होल हैं जो कि स्किन की तरफ ओपन होते हैं. इन्हीं पोर्स को हम बोलते हैं स्वेट पोर्स. ओके, जहाँ से हमारी बॉडी में से स्वेट बाहर निकलेंगे. So deeper secretory part and a excretory part. The excretory part will have sweat pores. Okay, opening है जहाँ से क्या होगा, हमारी बॉडी से स्वेट बाहर निकलेगा. Students, the country which is hotter, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे आप देखेंगे तो ह्यूमन जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उनमें स्वेट पोर्स ज़्यादा हैं. डेफिनेटली ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है. गर्मी ज़्यादा है तो पसीना ज़्यादा आएगा, तो स्वेट पोर्स ज़्यादा होने चाहिए. इसकी वजह से ही उनका जो स्वेट है वो ईजिली निकलेगा. स्वेट निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि उसका अपना ही फंक्शन है. वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वेट. फर्स्ट, इट विल लूज द बॉडी हीट बाय इवेपोरेशन. ऑलरेडी गर्मी है, ओके, तो हमारी बॉडी रेगुलेट करेगी टेम्परेचर. तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, दैट इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्वेट. ओके, सो द बॉडी विल लूज द हीट बाय इवेपोरेशन. तो पसीने के थ्रू हमारी बॉडी अपना मेंटेन करेगी टेम्परेचर. If you talk about sweat, it is 99% of water and 0.2 to 0.5% salts are there. Okay, नमकीना लगता है ना पसीना. It is NaCl, that is sodium chloride. And in excretory है तो इसमें 0.08% यूरिया भी प्रेजेंट है. Then ये भी पसीना हमें कभी कभी ऐसे भी कंडीशन में आता है जब गर्मी नहीं हो रही है. दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड स्वेट. ओके, मतलब गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी स्वेटिंग आ रहा है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड स्वेट. कोल्ड स्वेट क्यों होएगा बेटा, इट कुड बी ड्यू टू द साइकिक इन्फ्लुएंस, लाइक डर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से. ओके, और कभी भी क्या होता है, कुछ बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से पसीना आ रहा है, जैसे लो बीपी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, या बहुत पेन है, तो उन सब की वजह से भी पसीना छूटने लगता है बॉडी से. ओके, सो इट इज अ सिम्टम. ओके, ये हमारी बॉडी हमको सिग्नल देती है दैट समथिंग इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली इन योर बॉडी. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्वेट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द sweat glands. Now coming to the last derivative of the skin, that is the mammary glands. So the next gland is the mammary gland. Okay, so ये mammary gland हमारी knowledge वाला memory नहीं है. Okay, this is mammary glands. ये कौन से gland है, milk gland. ये milk production के लिए काम आएंगे. Okay, they are a different type of, a special type of modified sweat glands. Okay, एक तरह के sweat glands ही हैं लेकिन different है, modified है. Students, the activity of the mammary gland is related to the reproductive hormones. Okay, हमारी बॉडी में जो reproductive hormones हैं like prolactin and pregnancy, इन सब के लिए हमारे mammary gland responsible होते हैं. And the mammary gland is present in both the sex, both male as well as female.
In male, it is present in a rudimentary state, okay? It is not functioning. Whereas in females, when a female reaches puberty, they start enlarging, okay? Mammary glands enlarge होने लगते हैं और एक proper breast form करते हैं, okay? और ये breast को अगर हम पढ़ेंगे, so we can see a conical projection that projects out of this breast at the center, and this projection is called as the nipple. And इसी निपल पे बच्चों कम से कम 15 से 20 मिल्क डक्ट्स ओपन होते हैं, ओके? मम्मा लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, तो उसके लिए मिल्क कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये जो डक्ट्स यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दे आर कैरिंग दिस मिल्क, ओके? तो अंदर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है. द हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूसिंग द मिल्क. सो द हॉर्मोन्स लाइक prolactin, oxytocin, which is very important, which is responsible for the milk production, okay, in females. So ये milk produce होके कैसे निप्पल से बाहर आएगा? Through this ducts, okay? ये ducts carry करेंगे. एक ब्रेस्ट में कम से कम 15 से 20 मिल्क डक्ट्स ओपन होते हैं निप्पल में, और जिससे ब्रेस्ट मिल्क बाहर आता है, and the mother can feed their child. Then each duct will continue inwards and they are branched into 15 to 20 lobes. You can see here these lobes, and you can also see here branches here, right? तो ये जो ducts हैं वो अंदर जाके और ब्रांच होती हैं, और वहाँ पे क्या रहेंगे? लोब्स रहेंगे, ऐसे गोल गोल लोब्स रहेंगे, और इन्हीं को हम बोल रहे हैं मेमरी ग्लैंड्स, ओके? सो द मिल्क सिक्रीटेड बाय द मेमरी ग्लैंड इज हाईली न्यूट्रिशियस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी. नवजात शिशु जो रहता है, ओके, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको कम से कम 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है. मदर सिर्फ अपना दूध ही बच्चे को पिलाती है, तो वो कितना न्यूट्रिशियस होगा सोचो, है ना? सो इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. उसके अलावा कोई और सप्लीमेंट हमें बच्चे को नहीं देना है अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड इट. सो इस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों. जो मेमरी ग्लैंड है फीमेल्स में, वो एनलार्ज होता है, डेवलप होने लगता है, और ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है. एंड द सेंटर में कोनिकल प्रोजेक्शन है, उसको हम निप्पल बोलते हैं, और उसमें क्या आते हैं? 15 to 20 मिल्क डक आके ओपन होते हैं. ये मिल्क डक मिल्क कहाँ से लेके आ रहे हैं? अंदर अगर हम देखेंगे तो अंदर लोब्स हैं, और उन लोब्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है. और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन से 2 hormones important है? It is the prolactin and the oxytocin. So here you can see the nipple is here, the conical projection, and this part, the black surrounded circle part is called as the areola. अभी यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, ducts दिख रहे हैं, and these are the lobes. Okay, so this completes the mammary gland. So I hope you have understood about the mammary gland and how milk is produced at breast. Now we will talk about another modified sebaceous gland. Mammary gland was one of the modified sweat gland, and ऐसा दूसरा एक modified sebaceous gland है जिसका नाम है meibomian glands. The name is meibomian glands. तो sebaceous gland क्या करते हैं? सीबम secrete करते हैं ना. The meibomian glands are present on the margins of the eyelids, okay? They opens into the margins of the eyelid and they secrete oily secretion because they are the sebaceous gland. So it helps in the lubrication. हमारी eyes lubricated रहती है ना, otherwise dry हो जाएगी. Also they will also prevent the overflow of the tears, okay? Overflowing of the tears को वो prevent करता है. स्टूडेंट्स वी नो जो टीयर ग्लैंड है हमारा कौन सा है? लैक्रिमल डक्ट से हमारा टीयर ग्लैंड आता है, टीयर्स बाहर आता है, राइट? वो रिस्पॉन्सिबल है ना हमारा लैक्रिमल ग्लैंड. सो ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है ओवरफ्लो ऑफ द टीयर. कैसे? ये ऑयली है ना, तो ऑयली की वजह से क्या होता है? ये टीयर के ऊपर एक कोटिंग दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कंटिन्यूस आंसू नहीं आएंगे. इट विल प्रिवेंट द ओवरफ्लो, ओके? सो दिस इज वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड sebaceous gland, meibomian gland. Now talking about another modified sweat gland, okay, that is ceremonous gland.
सो इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? ये हमारे ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट है, कान में प्रेजेंट है। ये क्या सिक्रीट करता है? ये एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको हम लोग ईयर वैक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे भी इसका काम क्या है? ये लुब्रिकेट करेगा और हमारे ईयर ड्रम को प्रिवेंट करेगा किसी भी तरह के इन्फेक्शन से और किसी भी तरह का फॉरेन बॉडी को अंदर आने से रोकेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑडिटरी कैनाल। और ऑडिटरी कैनाल में जो सेरोमिनस ग्लैंड है वो सिक्रीट कर रहा है वैक्स। ओके, ये वैक्स हमारे ईयर में कलेक्ट होता है, यस और नो? सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. So I hope students you have understood the different derivatives of the skin, the hair, the nails, mammary glands, sweat as well as the sebaceous gland. Students, I hope you are enjoying my teaching and you are understanding each and everything which I am explaining in my video. If you have any doubt, you are free to comment and clear your doubts. Keep studying, keep revising. Please like, share and don't forget to subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching. Bye bye.